हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए डिस्कशन वीडियो लेकर आ गया हूं फॉर 67th बीपीएससी प्रीलिम्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस को। जो हमारी ऑन गोइंग यूट्यूब पर सीरीज है उसका ये 13वां पार्ट है। इसमें हम लोग केवल और केवल हिस्ट्री के सवाल देखेंगे। वो या तो मॉडर्न से हो सकते हैं, एंशिएंट से हो सकते हैं, या मेडिएवल इंडिया से हो सकते हैं। और ये सवाल उसी स्तर के होते हैं जिस तरीके के बीपीएससी में सवाल पूछे जाते हैं। और हर एक सवाल के बाद हम यहाँ पर बहुत कुछ डिस्कस करेंगे और मैक्सिमम जो यहाँ आपको फायदा हो सके वो हमारा यही प्रयास रहेगा कि उतना हम आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें। साथ ही आपको हर एक क्वेश्चन से कुछ सीख लेनी है कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है और ऐसे सवालों में आप कैसे कुछ जो है मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन अपने साथ रख सकते हैं जो कि किसी भी तरीके के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको काम आता है। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अब न्यूज़पेपर रिपोर्ट से मालूम चल रहा है कि जो बीपीएससी 67 का प्रीलिम्स है ये मोस्ट प्रोबेबली अब 12 दिसंबर को नहीं होने वाला है और शायद ये जनवरी 15 के इर्द गिर्द हो। यानी आपके पास एक महीने करीब का समय एक्स्ट्रा मिल गया। अब इस समय को आपको काफ़ी जुडिशियली यूज करना है और ऐसा नहीं है कि इसमें ढीला पड़ जाना है। जो आपका पेस है वही बने रहना चाहिए। थोड़ा और अच्छे से आप करेंट अफेयर को टाइम देंगे, स्टैटिक सेक्शन को टाइम देंगे। यानी ये जो समय मिला है इसको एक अपॉर्चुनिटी समझते हुए अच्छे से पढ़ाई को जारी रखना है। आ जाते हैं पहले सवाल पर और ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग एबॉलिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड। यानी निम्न में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। और यहाँ पर ऑप्शंस हैं, जैसा कि 5 ऑप्शन होते हैं बीपीएससी में। ऑप्शन ही तो नॉन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। बाकी जो 4 ऑप्शंस हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, या फिर चार्टर्ड एक्ट 1813, या फिट्स इंडिया एक्ट, या फिर चार्टर एक्ट 1853। अब ऐसे जो सवाल हैं वहां पर आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुए हैं, धीरे धीरे बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं और अंत में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास पहले से बहुत कुछ डेवलपमेंट हो चुका था। काउंसिल्स वगैरह बन चुके थे, एक स्ट्रक्चर बन गया था, ढांचा बन गया था। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उससे हमने बहुत कुछ अपने संविधान में डायरेक्टली मतलब कि डेराइव किया है। लेकिन उसके पहले भी छोटे बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे थे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो चार्टर एक्ट है 1813 का, इसके द्वारा ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी उसको खत्म कर दी गई। वजह क्या था कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो यूरोप में काफ़ी एक्टिव हो गया था और उसने एक सिस्टम ला दी थी, कॉन्टिनेंटल सिस्टम, जिसमें यह कहा गया कि कोई भी अगर फ्रेंच एलाई है यूरोप में तो ब्रिटिशर से सामान नहीं खरीदेगा। तो ब्रिटिश के जो भी व्यापारी थे अब वो क्या है कि सफ़र कर रहे थे, उनको बहुत नुकसान हो रहा था व्यापार में। तो वहाँ के पार्लियामेंट से गुजारिश करते हैं कि हमें भी एशिया में व्यापार करने का मौका मिलना चाहिए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म होना चाहिए। जिसको देखते हुए ये चार्टर एक्ट 1813 ये मोनोपोली खत्म कर देता है, सिवाय 2 चीज़ों के। एक, जो चाइना के साथ व्यापार है उसका एकाधिकार अभी रहता है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और दूसरा है टी, यानी चाय और चाइना को छोड़ के सारे एकाधिकार खत्म कर दिए जाते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि यहाँ पर जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे वो अलाउ हो गए। और साथ ही साथ देखते हैं हम यहाँ पर कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो ये भी साबित कर देती है कि कंपनी आपको अब हमारे हिसाब से ही चलना है और इंडिया जो है वो हमारे डायरेक्ट पोजीशन में समझा जाए तो बेहतर होगा। यानी कि ये जो एक्ट है ये एक्सप्रेस करती है और कह लें कि एजर्ट करती है जो क्राउन की सोवरनिटी है ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी के ऊपर। तो ये काम की बात है, ये आप याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। और कंपनी के रूल को अगले 20 साल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। यानी कि अगला जो चार्टर एक्ट है अब वो 1833 में आने वाला है। तो ये चाय और चाइना वाला भी यहाँ पे कंसेप्ट खत्म हो जाता है। एक और भी चीज था चाय और चाइना के साथ, वो है ओपियम यानी अफीम।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक ये सवाल बनता है कि क्या एजुकेशन के लिए कुछ किया जा रहा था? तो जी हाँ, एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए का जो है ना जो कॉर्पस है उसको कॉर्पस असाइड किया गया था कि इससे शिक्षा इम्पार्ट की जाएगी। क्रिश्चियन मिशनरीज को लेके एक सवाल पूछता है, तो हाँ, ये 1813 का ही एक्ट है जिसमें क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया कि वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत को विजिट कर सकते हैं, और इस तरीके से उनका हेडक्वार्टर बनता है कलकत्ता में, यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी की राजधानी में। चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर, और यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सी एक मैचिंग जो है वो सही नहीं है, यानी इसमें कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी गलत सुमेलित है, सही सुमेलित नहीं है। डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी, क्या इससे बाल गंगाधर तिलक का इत्तेफाक था या उसके संस्थापक थे? दूसरा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, क्या जयप्रकाश नारायण जी इससे रिलेटेड हैं? जमायत उलेमा ए हिंद, क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद इससे इत्तेफाक रखते हैं? हिंदू महासभा, क्या इसे मदन मोहन मालवीय जी का कोई कनेक्शन है? और ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि ऑप्शन ए, बी, डी बिल्कुल सही है, लेकिन जो ऑप्शन सी है यानी जमीयत उलेमा ए हिंद, इसका कनेक्शन मौलाना अबुल कलाम आजाद जी से नहीं है। इसको हम समझते हैं, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हैं वहां पर 2 टॉपिक्स आपको अक्सर पढ़ने को मिलते हैं, एक कहलाता है रिफॉर्म मूवमेंट और एक कहलाता है रिवाइवल मूवमेंट। रिफॉर्म जहां पर कि सुधार की बात की जाती है, बेटरमेंट की बात की जाती है, और रिवाइवल का मतलब होता है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग थॉट्स थे उन्हीं को फिर से स्ट्रॉन्ग करना और बैकवर्ड जाना, ये रिवाइवल मूवमेंट कहलाता है। तो इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रहा है देवबंद। तो इस्लामिक सेमिनरी है ना, उसकी एक तरीके से कह लें कि स्थापना होती है देवबंद में 1867 में, और उस समय जो 2 थियोलॉजिस्ट होते हैं, मोहम्मद कासिम नानावती और राशिद अहमद गंगोही, ये 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देवबंद स्कूल जो है इस्लामिक थियोलॉजी का, और यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका एक बहुत ही गल्फ है, एक डिफरेंस है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है जब हम अलीगढ़ मूवमेंट को देखते हैं। तो यदि आपको जमीयत उलेमा ए हिंद से सवाल आता है तो आप बताएंगे कि इसकी स्थापना जो है 1919 में हुई थी, जब हमारे पास चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वगैरह हो रहे थे, उस साल की बात है, और देवबंदी स्कॉलर्स इसमें शामिल थे। यहाँ पर जो इसके पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे उनका नाम है मुफ्ती किफायत उल्लाह देहलवी। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैचिंग सही नहीं है। बाकी डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी बाल गंगाधर तिलक इससे इत्तेफाक रखते हैं, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण जी, और ये बिहार के पटना से रिलेटेड है ये संस्था, और कई बार इस पर सवाल पूछे गए हैं। अब यहाँ पर इतनी बातें हो रही हैं तो यहाँ पर देवबंद मूवमेंट के बारे में और जरा जानकारी हमें हो जाना चाहिए कि ये ऑर्थोडॉक्स सेक्शन जो है मुस्लिम उलेमा के अमोंग देखा जाए तो उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया था देवबंद मूवमेंट को, और इनका 2 ऑब्जेक्टिव था। पहला कि प्रोपोगेट किया जाए मुस्लिम्स को द प्योर टीचिंग ऑफ कुरान और जो हदीस है, और दूसरा क्या यहाँ पर ऑब्जेक्टिव था, वो ये कि टू कीप अलाइव द स्पिरिट ऑफ जिहाद अमोंग फॉरेन रूलर्स। अब देखिए, जिहाद का मतलब यहाँ पर होली वॉर कहा गया है। इतना इंफॉर्मेशन के बाद हम अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन NCE, ये एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसकी स्थापना इंडियन नेशनलिस्ट के द्वारा बंगाल में की गई थी। तो ये किस मूवमेंट के दौरान ये बनता है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन, या स्वदेशी आंदोलन, या फिर सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट, या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन। वैसे भी आप समझ लीजिए कि इसकी स्थापना जो है 1906 में हुई थी, और जो अभी का NCERT है यानी कि जो एक इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन हाउस है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, तो वो इसी से कहीं ना कहीं डेराइव्ड होके आया है। तो जो ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना इंडियन नेशनलिस्ट के द्वारा बंगाल में की जाती है 1906 में
स्वदेशी आंदोलन के दौरान, ताकि प्रमोट किया जा सके साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी इंडस्ट्रियलिस्ट मूवमेंट। इसकी जो स्थापना है बंगाल नेशनल कांग्रेस और बंगाल इंस्टीट्यूट के द्वारा की गई थी। और ये कहाँ पर, किस यूनिवर्सिटी में, तो जादवपुर यूनिवर्सिटी जो अभी भी एग्जिस्ट करता है, काफी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, वहां पर। एक इससे ये सवाल बन सकता है कि इसके पहले प्रिंसिपल कौन चुने गए, तो श्री अरविंदो यानी अरविंद घोष जो हैं वो इसके पहले प्रिंसिपल चुने गए थे। चलते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 पर। Who among the following was called the पियादसी in ancient India? यानी पियादासी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्राचीन भारत में कहा गया है? कॉर्नवालिस को, या फिर किसी मोनार्क को, यानी किसी राजा को, या फिर सैन्य विभाग के जासूस को, या मध्य शहर को सेवाएं प्रदान करने वाले व्यापारी को, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। मेरे हिसाब से ये एक आसान सवाल की कैटेगरी में आएगा और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी मोनार्क को पियादासी कहा गया है, प्रियदसी कहा गया है। और आपको एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर का नाम याद रहना चाहिए, जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने डेसिफर किया है बहुत कुछ मौर्यन एरा के बारे में। और उन्होंने ही डेसिफर किया ब्राह्मी और खरोष्टी के इंस्क्रिप्शंस को, 2 स्क्रिप्ट और कई सारे क्वाइंस को। और उनका ही मानना था कि ये राजा के लिए टर्म यूज किया गया है पियादासी, मतलब प्लीजेंट टू बीहोल्ड। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब कुछ जो बात हो रही है सम्राट अशोका के बारे में हो रही है। ओके, और यहाँ पर हमें बहुत कुछ एकदम से जानकारी मिलती है प्रिंसेप के समय में मौर्यन एम्पायर और राजा अशोक के बारे में। अब आपसे एक मिलता जुलता ये सवाल पूछा जा सकता है कि वो अशोक का कौन सा इंस्क्रिप्शन था जिसमें अशोक नाम का जिक्र है। ओके, तो ये मास्की का जो एडिक्ट है वहां पर जिक्र है अशोक नाम, यानी राजा अशोक के बारे में बताया गया है। और ऐसे 2 ही इंस्क्रिप्शंस हैं ओवरऑल, एक तो मास्की हो गया और दूसरा मध्य प्रदेश का जो गुजारा है वहां पर मेंशन है राजा अशोक के बारे में। अब यहाँ पर आप वैसे बहुत कुछ बता सकते हैं कि कई सारे पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं, रॉक एडिक्ट्स हैं, केव्स हैं। और जब आप बीपीएससी मेंस की तैयारी करते हैं तो वहां अलग से आपको एक सेपरेट ही मेंस में आर्ट एंड कल्चर सेक्शन है, जहां पर कि रिपीटेड ईयर्स में मौर्यन आर्ट पर सवाल पूछा जाता है और आप उसमें कोर्ट आर्ट को बताते हैं और वहां के फोक आर्ट को बताते हैं। वहां इन चीजों का बहुत विस्तृत जिक्र किया जा सकता है, एक बढ़िया मैप बनाया जा सकता है, बता सकते हैं कि मास्की कहाँ है, जौगड़ा कहाँ है, बिहार में लौरिया रेराज, लौरिया नंदगढ़, ये सब कुछ अगर बहुत अच्छे से आप बताते हैं तो इसमें आप बेहतर स्कोर करते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ आपको बताना है कि इसमें से कौन सी पेयर जो है वो करेक्ट नहीं है, यानी इनकरेक्ट है, कौन सी युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। क्या कोल जो जनजातीय विद्रोह है वो 1890 का है, संथाल विद्रोह क्या 1855 का है, बस्तर विद्रोह क्या 1910 का है, वर्ली विद्रोह क्या 1940 का है, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो संथाल विद्रोह 1855 बिल्कुल सही है, 1857 के विद्रोह के 2 साल पहले। इसी तरीके से बस्तर का विद्रोह 1910 बिल्कुल सही, और वर्ली विद्रोह 1940। लेकिन ये जो कोल विद्रोह है ये 1890 का नहीं है, बल्कि ये 1831-32 के समय का है। ये याद रखने वाली बात है। जो 19वीं सदी चल रही थी, यहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स में हमें कई जगहों पर नजर आता है कि ये परेशान हो गए थे और उनमें कई जगहों पर विरोध के स्वर जो उठने लगे थे 19वीं सदी में कुछ जगहों पर, और 20वीं सदी में जम के ये विद्रोह के स्वर सुनाई देने लगे थे। और क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि उनके लोगों में एंट्री लिया जा रहा था, उनके जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस थे उनके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा था, उनके लैंड राइट से उन्हें बेदखल किया जा रहा था। ये सब कुछ था, मनी लेंडर्स, नई टैक्सेशन सिस्टम, एक्सप्लॉइटेशंस हो रहे थे। और इसी को देखते हुए
बिहार का ही उस समय का हिस्सा हुआ करता था। जो संथाल का क्षेत्र है ये कोल का क्षेत्र है, यानी छोटा नागपुर का जो रीजन है यहाँ पर विद्रोह दिखता है 1831-32 में कोल विद्रोह। इसी तरीके से 1855 में संथाल। बस्तर का क्षेत्र आप समझ रहे हैं, आज का छत्तीसगढ़, वहां पर 1910 में, और महाराष्ट्र के क्षेत्र में ये वर्ली विद्रोह होता है। जब वर्ली विद्रोह आता है तो इसके बारे में आप ये देख लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, वर्ली पेंटिंग कहा जाता है, और इसका जो कनेक्शन है वो महाराष्ट्र के वर्ली ट्राइब्स के साथ है। कई बार आर्ट एंड कल्चर में ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि ये फलाने किस्म की पेंटिंग है, इसका कनेक्शन किस ट्राइबल कम्युनिटी से है या किस राज्य से है। कोल की बात कर रहे थे तो कोल छोटा नागपुर का क्षेत्र हो गया। ऑटोनॉमी की लड़ाई थी, और हम समझते हैं यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आउटसाइडर्स होते हैं उनके घरों को कोल ट्राइब के कम्युनिटी के लोगों के द्वारा जला दिया जाता है, और आउटसाइडर्स को मार भी दिया जाता है, जान से हत्या कर दिया जाता है। बट यही बात है ना कि आगे चल के इनको बुरी तरीके से ब्रिटिशर्स के द्वारा क्रश कर दिया जाता है। अब वर्ली ट्राइब्स का बात आ रहा है, और तो ये महाराष्ट्र का थाने, नासिक और धुले डिस्ट्रिक्ट, यहाँ की बात हो रही है। साथ ही साथ इनकी पॉपुलेशन गुजरात में, कर्नाटका में और गोवा में भी पाई जाती है। साथ ही साथ जो यूनियन टेरिटरी है दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव का। और स्मॉल स्केल कल्टीवेटर्स होते हैं, राइस, पल्स, वेजिटेबल्स वगैरह कल्टीवेट करते हैं। तौड़ी, महुआ, ये सब ये बेचने का काम करते हैं। नेचर की पूजा करते हैं। और आप क्या जान सकते हैं, वर्ली आर्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख पा रहे हैं ये वर्ली आर्ट। ओके, और ठीक है, ये कम्युनिटी ट्रेडिशन है वहां का। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, Who among the following was the first female ruler of medieval India? यानी निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासक है। यानी वो रानी के रूप में नहीं जानी जा रही है, राजा के रूप में जानी जा रही है। इस तरीके से आपको समझना है। ऑप्शंस हैं रजिया सुल्तान, चांद बीबी, रानी दुर्गावती या नूरजहां, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। 1236 से लेके 1240 ये 4 वर्षों का रजिया सुल्तान का रेन रहता है। रजिया सुल्तान का जन्म 1205 में हुआ था। इसके पिता इल्तुतमिश थे, और ये गुलाम डायनेस्टी की पहली महिला सुल्तान बनती है। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि बहुत ज्यादा वहां पर इसका विरोध होता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ये पहली फीमेल सुल्तान रहती है। वो अपने आप में एक ग्रेट मोनार्क थी, और यहाँ पर बहुत सारी इसमें अच्छी क्वालिटीज थी जो कि एक मोनार्क में होनी चाहिए, एक्सेप्ट जो सेक्स वाली बात है कि वो एक महिला थी। और ये बात वहां के जो द 40 जो स्लेव्स का क्लब था, जिन्हें कहते हैं चिहलगानी, उन्हें ये पसंद नहीं थी, और वो कॉन्स्पिरेसी करते हैं और बाद में इसकी हत्या कर दी जाती है। ओके, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। और यहाँ पर बताना है आपको कि वो कौन से व्यक्ति हैं जिनको अंग्रेजों ने कहा है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, यानी कि भारतीय अशांति का जनक किस व्यक्ति को कहते हैं। और ऑप्शंस है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ध्यान देने वाली बात है कि इस सवाल का जवाब कभी भी कोई गर्म दल का ही नेता हो सकता है, नरम दल का नेता तो नहीं होगा। और गोपाल कृष्ण गोखले तो नरम दल के थे, ये हो ही नहीं सकते हैं। ब्रिटिशर्स ने बाल गंगाधर तिलक को कहा है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, यानी कि भारतीय अशांति के जनक, क्योंकि ये मास मोबिलाइजेशन करते थे, लोगों को हमेशा उग्र होने की प्रेरणा देते थे कि ब्रिटिशर्स को हमें भगाना है। सबसे पहला जो है कि स्वराज का जो मांग है इन्हीं के द्वारा किया जाता है। कंसेप्ट तो स्वराज का पहले से आ गया होता है, लेकिन स्वराज की मांग जो है यही करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 1884 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापित किया जाता है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो उनके कुछ कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं वो मदद करते हैं। इसमें गोपाल गणेश अगरकर, महादेव बल्लाल नाम जोशी, ये सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और बाद में बाल गंगाधर तिलक इंडियन नेशनल कांग्रेस को उसके फॉर्मेशन के 5 साल बाद यानी 1890 में ज्वाइन करते हैं, और जो मॉडरेट एटीट्यूड है उसका बगावत करना शुरू करते हैं। इन्हें अपनी पॉपुलैरिटी के वजह से लोकमान्य के रूप में जाना गया, लोकमान्य तिलक।
ओके, लोक मान्य का मतलब क्या है? एक्सेप्टेड बाय द पीपुल, यानी लोग इनको मानते हैं, इनकी मानना है। ओके, और हम देखते हैं कि 1891 की बात है, 1891 की बात है, जो ये एज ऑफ कंसेंट बिल आता है उसका विरोध करते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर उनका कहना था कि ये ब्रिटिशर्स के द्वारा हिंदुइज्म में एक डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। और 1880 की बात है, यानी कुछ पहले की बात है, इनके द्वारा एक न्यूज़पेपर स्टार्ट की गई थी जिसका नाम है केसरी। अब केसरी किस लैंग्वेज में था ये आप मुझे बताएंगे। ये सारे सवाल जो है बीपीएससी में रिपीटेड मोड पर पूछे जाते हैं, तो हमारा यही इंटेंशन है कि जहां यहाँ नाम आ रहा है तो सब कुछ बता दिया जाए आपको, और बाद में जो यहाँ पर मर्डर कॉन्स्पिरेसी होती है और रैंड की जो प्लेग कमीशन के चेयरपर्सन होते हैं, और बाद में फिर इन्हें रंगून भेज दिया जाता है जेल में, बाल गंगाधर तिलक को, लाल बाल पाल, ये तीनों नाम काफी प्रोमिनेंट है जब हम बात करते हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स इन कांग्रेस की। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रानाडे, मोतीलाल नेहरू, कृष्ण साई, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? शायद इस क्वेश्चन में ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं थी, आप बहुत आसानी से बता सकते थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। इनके द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी लॉन्च किया गया था, और यहाँ पर ये कह सकते हैं कि स्ट्रिक्टली मॉडरेट गोल्स की ये बात करते थे, और यहाँ पर सेल्फ सेक्रीफाइस, मोरल प्यूरिटी, फुल टाइम नेशनल वर्क एट वेरी लो सैलरी, इन चीजों की बात की गई। और गोपाल कृष्ण गोखले से इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना 1905 का कांग्रेस सेशन, जिसके ये अध्यक्ष रहते हैं, क्योंकि उसी समय से आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं। स्वदेशी आंदोलन का समय है, 1906 में एक सेशन होता है कलकत्ता में, और 1907 में सूरत में, जहां पर की फूट हो जाती है कांग्रेस में। तो एक्सट्रीमिस्ट चाहते हैं कि उनके तरफ के लोगों को लीडर बनाया जाए, वो प्रेसिडेंट बनाए जाएं, लेकिन यहाँ पर मॉडरेट्स जो हैं हर बार प्रेसिडेंट बन जा रहे थे, और इसी को देखते हुए सूरत में फूट हो जाती है। और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में एक दो काम की बात अगर आपको जाननी है, तो इंपीरियल लेजिस्लेचर जो होता है वहां पर गोपाल कृष्ण गोखले जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मोर्ले मिंटे रिफॉर्म्स को फ्रेम करने में। ओके, और 1899 से लेकर 1902 के बीच में, यानी इन 13 वर्षों में वो मेंबर रहते हैं बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, और इसके बाद वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से जुड़ जाते हैं, और जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती है 1915 में। महात्मा गांधी जी के द्वारा गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना गया है, यानी कि पॉलिटिकल टीचर या गुरु जो कह लीजिए। और गोखले जी के द्वारा रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की गई। उनका एसोसिएशन जो है वो था सार्वजनिक सभा जर्नल से, और उन्होंने एक इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिसका नाम है हितवाद, द पीपुल्स पेपर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं, और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है। एंशिएंट इंडिया का सवाल है, क्या बाण भाट की रचना है हर्षचरित? दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट है कि राजा यानी राजा हर्षवर्धन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वॉज मोर फ्यूडल एंड डिसेंट्रलाइज्ड देन दैट ऑफ गुप्ता। क्या ये ज्यादा सामंती था और विकेंद्रित था? तीसरा, अगर गुप्ताओं से तुलना की जाए, गुप्ता एरा से। तीसरा कि ह्वेन त्सांग विजिट करता है इंडिया को राजा हर्षवर्धन के काल में, क्या ठीक है? नालंदा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर थी हीनयान बुद्धिज्म की राजा हर्षवर्धन के समय में, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ए बी सी बिल्कुल सही है, इसमें कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन डी है ये सही नहीं है, क्योंकि नालंदा इंपॉर्टेंट सेंटर बुद्धिज्म का था, और वो हीनयान बुद्धिज्म का नहीं बल्कि महायान बुद्धिज्म का। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाण भट्ट जो इनके कोर्ट पोएट थे उनके द्वारा ही रचना की गई हर्षचरित की। ओके, और यहाँ पर काफी प्रमोट हुआ महायान बुद्धिज्म। ह्वेन त्सांग इन्हीं के काल में इंडिया को विजिट किए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वो पेयर है जो सही नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। क्या ब्रॉन्ज बुल जो है उसका कालीबंगा से कनेक्शन है? डांसिंग गर्ल का क्या जो स्टैचू है मोहनजोदड़ो में मिला था?
कॉपर डॉग क्या चाहुंदरों से इत्तेफाक रखता है? बियर्डेड प्रीस्ट क्या हड़प्पा? या ऑप्शन ई एक से अधिक? तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित है आपको बताना है। जो ये ब्रॉन्ज बुल है ये कालीबंगा का बिल्कुल सही मैचिंग है। जो डांसिंग गर्ल है ये मोहनजोदड़ो से है, इसमें भी कोई शक नहीं है। कॉपर डॉग की अगर बात करें तो इसका कनेक्शन चाहुंदरों से नहीं बल्कि लोथल से है, ठीक है, जो कि डॉक यार्ड हुआ करता था। और जो बियर्डेड प्रीस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये हड़प्पा नहीं बल्कि मोहनजोदड़ो से इत्तेफाक रख रहा है स्टैचू। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक से ज्यादा सही है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी इसमें ए, बी और डी सही है, जो सी है वो गलत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, और आपको बताना है कि वो पहला कौन सा स्टेट था जो कि हड़प लिया गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। नागपुर, सतारा, संभलपुर, बालाघाट या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ये बालाघाट होना चाहिए, घाट ही नहीं। ओके, तो आप समझ रहे हैं डलहौजी का टाइम है। 1857 की विद्रोह जो है अभी नहीं हुई है, उसके लिए फर्टाइल बेड तैयार किया जा रहा है डलहौजी के द्वारा। और यहाँ पर वो राज हड़प के एक नई नीति लेकर आता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है उसका अगर बायोलॉजिकल हेयर नहीं है तो अब उसके राज को हड़प लिया जाएगा, गोद लिया हुआ बच्चा वहां का राजा नहीं बन सकता है। इस तरीके का एक कंसेप्ट लेकर आता है डलहौजी, और उसका रिपरकुशन होता है कि जो भी ऐसे लीडर्स होते हैं, जो भी ऐसे स्टेट्समैन्स होते हैं, वो डायरेक्टली विद्रोह में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके जो टेरिटरी हैं उन्हें ब्रिटिशर्स छीन लेंगे। और इसके तहत बहुत सारे राज्यों को मर्ज भी किया जा रहा था, जैसे कि हम देखते हैं कि जो नागपुर है इसको शामिल किया गया था 1854 में। सतारा को कब किया गया था? तो सतारा को शामिल किया गया था 1848 में। संभलपुर ओडिशा में 1849। बालाघाट का जो क्षेत्र है ये 1850 में। और ऑप्शन ई यहाँ पर दिया हुआ है। अब आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि सबसे पहला जो है ये सतारा को इस ट्रीटी के तहत मर्ज किया गया, यानी कि हड़प लिया गया, एनेक्स किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर सारे जो भी स्टेट्स हैं जिनको हड़पा गया है उसमें सबसे पहला जो नाम है सतारा का है, फिर जयपुर 1849 में, फिर संभलपुर 1849 में ही, अपार्ट फ्रॉम दिस बालाघाट, और फिर उदयपुर 1852 में, 1853 में झांसी और 1854 में नागपुर। झांसी की रानी का जिक्र तो आप 1857 के विद्रोह में कई बार सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वो स्थान कौन सा था जो कि पैरेलल गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं आया था भारत छोड़ो आंदोलन में? देखिए, जब क्विट इंडिया मूवमेंट हम देखते हैं, जब गांधी जी ने एक स्लोगन दे दिया था करो या मरो, डू और डाई, और यहां पर हम देखते हैं कि ये 3 फेज में क्विट इंडिया मूवमेंट हमें नजर आता है। पहला फेज जब सब कुछ गांधीयन आइडियोलॉजी के हिसाब से चल रहा था, यहाँ लोग जो है शुरू में मास पार्टिसिपेशन किए, लेकिन यहाँ पर वायलेंट मीन्स को नहीं अपनाते हैं, रेजिस्टेंस करते हैं हुकूमत का, और वो अर्बन सेंटर्स तक कन्फाइन था। जो दूसरा इसका फेज आया वो था फोकस शिफ्ट हो गया कंट्री साइड, और यहाँ पर पीजेंट रिबेलियन, मजदूर रिबेलियन, कम्युनिस्ट सिस्टम, ये सब जो है ये सब देखने को मिलता है। वहां पर जो भी ट्रांसपोर्टेशन लाइंस थे, कम्युनिकेशन लाइन थे, सबको उखाड़ फेंका जाता है, रेलवे ट्रैक को, टेलीग्राफ के पोल्स को, सब कुछ अटैक किया जाता है, गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स को, पुलिस स्टेशन को। अब इसका भी जो एक्सट्रीम फॉर्म आता है वो फेज 3 में आता है, जहां पर कि पैरेलल गवर्नमेंट ही बना लिया जाता है कई जगहों पर। और यहां हम देखते हैं कि जो पैरेलल गवर्नमेंट हैं वो कई जगह पर बनाए गए, जैसे कि बलिया में, सतारा में, तामलुक में, लेकिन मिर्जापुर में पैरेलल गवर्नमेंट नहीं बना था। आपको ऑड मैन आउट बताना था कि कहां नहीं बना था, तो उसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। एक ये सवाल हो सकता है कि गांधी जी को 1842 भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरेस्ट करके कहां पर रखा गया था? तो उनको रखा गया था पुणे के आगा खान पैलेस में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं कि जो अहोम रिवोल्ट होता है, यानी असम का जो विद्रोह है जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ होता है, उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? राव भरमल, या फिर गोमधार कुंवर, या फिर टोमा दोरा सन्यासी, या फिर बिरसा मुंडा, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोमधार कुंवर।
ठीक है। और यहाँ पर जो पहला बर्मा वॉर होता है जो कि होता है 1824 से लेकर 26 के बीच में, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने प्लेस किया था कि फर्स्ट बर्मा वॉर के बाद हम यहाँ असम से चले जाएंगे, लेकिन जब वॉर खत्म हो जाता है तो वो विथड्रॉ नहीं करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स के द्वारा इस तरीके की नीयति दिखाने जाने लगी कि वो असम में ही बैठ के रहना चाहते हैं। और फिर इसको देखते हुए 1828 में यहाँ पर स्पार्क हो जाता है रिबेलियन या विद्रोह, और जिसके नेतृत्व करता रहते हैं गोमधार कुंवर। और फाइनली क्या देखते हैं कि कंपनी डिसाइड करती है कि वो कंपनी के द्वारा डिसीजन लिया जाता है कॉन्सिलेटरी पॉलिसी का, और जो अपर असम और जो है वो हैंड ओवर कर दिया जाता है महाराजा को, और कुछ जो हिस्सा है वो फिर से राजा के द्वारा रिस्टोर कर लिया जाता है। अहोम जो स्टेट है, जो ये हम बात करते हैं इस पूरे के पूरे साम्राज्य की, तो यहाँ पर पहले से जो सिस्टम चला रहा था वो था यहाँ पर भूयंस का सिस्टम। भूया का मतलब हो गया लैंडलॉर्ड, भूआ जमीन को कहते हैं, तो भूया का सिस्टम डेवलप था। और यहाँ पर जो अहोम स्टेट थी वो डिपेंडेंट थी फोर्स्ड लेबर पर, जिनको कि पाइक्स कहते थे, यानी उनसे सेना का काम तो लिया जाता था लेकिन वो फोर्स्ड लेबर थे, बेगार टाइप का एक सिस्टम वहाँ पे काम चलता था। और अहोम सोसाइटी जो थी वो कई सारे क्लास में बटी थी, जिसको कि खेल बोलते थे। ये इतना ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 14 पर। मॉडर्न इंडिया रिफॉर्म मूवमेंट से सवाल है, यंग बंगाल मूवमेंट ये किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? और शायद इसमें ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, हालांकि ऑप्शंस है राजा राम मोहन रॉय, डेविड हेयर, देवेंद्रनाथ टैगोर या हेनरी विवियन डिरोजियो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेनरी विवियन डिरोजियो। और ये सोशल इंटेलेक्चुअल थे, और ये जो हिंदू कॉलेज था वहाँ पे पढ़ाने का काम करते थे। इन्हीं के द्वारा यंग बंगाल मूवमेंट शुरू किया जाता है, और वहाँ पर अपने वो स्टूडेंट्स को इम्पार्ट करते हैं टू लव नॉलेज, और अबॉर्डन करने की बात करते हैं, छोड़ने की बात करते हैं जो भी हैबिट्स हैं जिनका कोई जमीनी हकीकत नहीं है, यानी अंधविश्वास वगैरह से खुद को अलग ले जाने की बात करते हैं। लेकिन बाद में इनका बहुत विद्रोह किया जाता है कुछ जो हिंदुवादी संगठन होते हैं, और बाद में एच.वी. डिरोजियो जो हैं इनकी डेथ भी हो जाती है। और हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री पढ़ाने का ये काम करते हैं, और इसके अलावा वो कई सारे न्यूज़पेपर पत्र पत्रिका से भी जुड़े हुए थे। और जो इंडिया गैजेट है या फिर कैलकाटा लिटरेरी गैजेट या फिर हेस्पेरस, इन चीज़ों से वो जुड़े हुए थे, यहाँ लिखने पढ़ने का वो काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। बक्सी जगबंधु एक फेमस फ्रीडम फाइटर थे, इनका एसोसिएशन किस विद्रोह से है? कच्छ के विद्रोह से, या फिर वघेरा के विद्रोह से, या पाइका रिवेलियन पाइका विद्रोह से, या पोलीगार विद्रोह से, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। अभी किसी टीवी चैनल पर हाल में एक सीरियल भी स्टार्ट हुआ है विद्रोही नाम से, और वहां पर उड़ीसा की कहानी सुनाई जा रही है। बक्सी जगबंधु से रिलेटेड है वो सीरियल। तो बक्सी जगबंधु का कनेक्शन है ऑप्शन नंबर सी, पाइका विद्रोह, पाइका रिवेलियन से। और पाइका विद्रोह 1817 में हुआ था ओडिशा में। ये एक आर्म्ड रिवेलियन था कंपनी के खिलाफ, और 1817 में हुआ है, यानी 1857 से 40 वर्ष पहले। तो भारत सरकार के द्वारा इस पाइका विद्रोह को डेजिग्नेट किया गया है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसके लीडर थे बक्सी जगबंधु। और यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया था जगन्नाथ लॉर्ड जगन्नाथ को सिंबल ऑफ ओडिया यूनिटी। ये भी पूछा जा सकता है कि ओडिया यूनिटी के सिंबल के रूप में पाइका विद्रोह में कौन सा जो लॉर्ड का या डाइटी का स्टैचू या सिंबल यूज किया गया, तो वो है लॉर्ड जगन्नाथ। और फिर ये पूरे उड़ीसा में फैल जाता है, और यहाँ पर कंपनी पर ये काफ़ी दिन तक भारी पड़ते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये क्रश कर दिए जाते हैं। और जो पाइक का सिस्टम है, जैसे आसाम में देखें कि वो फोर्स्ड लेबर थे, लेकिन ओडिशा में ये पाइक ही कहला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो राजा थे वो कई सारे सोशल ग्रुप्स को अपने से कनेक्ट करके रखते थे, ताकि जब जरूरत पड़े मार्शल सर्विसेज वगैरह का, तो वो सर्विस दे सके स्टेट को। और इसके एवज में उनको रेंट फ्री
जमीनें मिलती थी, रेंट फ्री जमीन मिलती थी। तो कह सकते हैं कि पाइक कौन थे, तो वो ट्रेडिशनल लैंड ओइंग मिलिटिया थे ओडिशा के, और सर्व करते थे वॉरियर्स की तरह, और उनके लीडर थे बक्सी जगबंधु। क्वेश्चन नंबर 16, नील दर्पण की बात की जा रही है। ये एक प्ले है, ये एक नाटक है जो लिखा गया है दीनबंधु मित्र के द्वारा। ये अपने आप में एक सवाल हो सकता था कि दीनबंधु मित्र की रचना कौन सी है या नील दर्पण किसकी रचना है, लेकिन यहाँ पर ये बातें हो गई। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये किस सब्जेक्ट से है, किसकी दुर्दशा को चित्रित करने का काम किया गया है। तो जो बंगाल में इंडिगो प्लांटर्स थे, जो नील की खेती करने वाले कृषक थे, जो यहाँ पर नील की खेती करने वाले गरीब तबके के लोग थे, उनकी ही बदहाली को यहाँ पर बताया गया है। तो 16 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इंडिगो रिवेलियन को हिंदी में नील विद्रोह कहते हैं। ये कब हुआ था, तो 1859-1860 के टाइम में हुआ था, और ये कह लें कि फार्मर्स का रिवोल्ट था ब्रिटिशर्स के जो प्लांटर्स थे उनके विरोध में। और यहाँ पर नील दर्पण का मतलब क्या हो गया, नील का मतलब हो गया इंडिगो, और दर्पण यानी कि मिरर, यानी द मिरर ऑफ इंडिगो। ये उसी समय पोर्ट्रे किया गया है, लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। आपको यहाँ पे बताना है कि Which among the following ruler is known for जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। इसमें से वो कौन से राजा हैं जो जूनागढ़ के रॉक इंस्क्रिप्शन के लिए, शिलालेख के लिए जाने जाते हैं? रुद्रदामन वन, या फिर जीव दमन, या फिर दमजा दासरी, या फिर जय दामनी, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजा रुद्रदामन वन। और यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन है राजा रुद्रदामन की जूनागढ़ में, माना जाता है कि ये वन ऑफ द अर्ली एग्जाम्पल है शाक्त संस्कृत में जो लिखी गई है, और ये लिखी गई है मिड 2nd सेंचुरी एडी में। यहाँ पर मेंशन मिलता है राजा चंद्रगुप्त मौर्य के एक गवर्नर का, जिनका नाम था पुष्यगुप्त, और लिखा गया है कि पुष्यगुप्त के द्वारा इस क्षेत्र में कृषि कार्यों के लिए एक डैम का निर्माण कराया गया था। उस झील का जो नाम है, उसका नाम है सुदर्शन लेक, सुदर्शन झील। कहाँ पर, तो गिरनार का जो क्षेत्र है उसके काफी नजदीक में, यानी काठियावाड़ गुजरात के क्षेत्र में। और दूसरा जो इंस्क्रिप्शन है वहां पर है वो स्कंद गुप्त का है, यानी कि गुप्ता डायनेस्टी के समय में बनाया गया वो इंस्क्रिप्शन लिखा गया है, और नए डैम के बारे में बताया गया है कि उसका रिपेयरिंग जो है उस रेन में कराया गया है ऑलमोस्ट 800 साल बाद जब वो बना है। और जो ये राजा रुद्रदमन है, इनके द्वारा भी उसका रिपेयरिंग वर्क कराया गया है, जीर्णोद्धार जिसे कहते हैं। तो समझ गए सही जवाब। अब जब बात राजा रुद्रदमन की आई है, तो ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो शाक डायनेस्टी, SAKA, शाक डायनेस्टी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट राजा हैं शाक डायनेस्टी के, और इनकी राजधानी जो थी वो थी उज्जैन, जो कि एक ग्रेट कल्चरल और एजुकेशनल सेंटर रहा है। और इनके द्वारा जो उपाधि ग्रहण की गई थी वो थी महाक्षत्रप की। और रुद्रदमन वन जो है ये संस्कृत के बहुत बड़े कह लें कि रिफॉर्मर माने जाते हैं उस आर्ट और लिटरेचर के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। और यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से किस राजा के द्वारा पहली बार गोल्ड कॉइन इशू किए गए थे, सोने के सिक्के जारी किए गए थे, किस राजा के द्वारा? खुजुल कडफिस, या फिर वीमा कडफिस, या फिर कनिष्क, या फिर हुइश्का, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो ये बीपीएससी में इस तरीके का सवाल पहले ही पूछा जा चुका है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीमा कडफिस। वीमा कडफिस जो है ये कुषाण डायनेस्टी के राजा थे, और इनके द्वारा सबसे पहली बार गोल्ड करेंसी की शुरुआत की गई, गोल्ड कॉइनेज सिस्टम लाया गया। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो पहले से चले आ रहे सिस्टम थे, या इस समय भी गोल्ड के साथ साथ सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स उस समय यूज में थे। जो गोल्ड था उसका अगर वेट कहा जाए तो वो अप्रोक्सीमेटली 8 ग्रेन्स के बराबर होता था। कुषाण इंपायर के बारे में हम जाने तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारे वो लोग थे जो चाइना के इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप से आए थे, और जो चाइना का इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप है वो है यूजी, YE,
YUEZHI यूजी ट्राइबल ग्रुप, वहां से ये आते हैं। और कुषाण में हम देखते हैं कि जो राजा हैं जिसमें कुजुल कडफिस हैं या कडफिस 1 कहलाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यहीं से शुरुआत है। इसके बाद वीमा कडफिस का जिक्र है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर बात कर लें तो यहाँ कनिष्क का नाम आता है और यहाँ पर इनका कनेक्शन महायान बुद्धिज्म के साथ है। चौथी जो बुद्ध संगति है इन्हीं के समय में हुई थी। अशोक घोष आपको याद आ रहे हैं कुंडल 1 में, जम्मू के क्षेत्र में। तो ये सब कुछ आपको याद रखना होगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। जस्टिस पार्टी मूवमेंट मॉडर्न इंडिया से पूछ लिया गया कि किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर और पंडित रमाबाई, या फिर CN मुदलियार और TN नायर और P त्यागराज चेट्टी, या फिर EV रामास्वामी नायकर और नारायण गुरु, या फिर VR शिंदे और महात्मा गांधी, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसकी शुरुआत की गई थी CN मुदलिगर, TM नायर और P त्यागराज चेट्टी जी के द्वारा। कब की बात हो रही है ये? तो नवंबर 20, 1916 वो समय है जब अभी चंपारण सत्याग्रह नहीं हुआ है। लखनऊ सेशन कांग्रेस का 1916 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे कनेक्ट करके देख ले। जस्टिस पार्टी मूवमेंट जो है इसकी शुरुआत किस प्रेसिडेंसी में होती है? तो मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी इंपॉर्टेंट है और इनका जो मकसद था कि वो अपोज करें जो ब्राह्मणिकल सेटअप्स हैं उसका, जो सोसाइटी में डोमिनेंस और जिस तरीके से यहाँ पर हिरार्की बांटा हुआ था, जहाँ पर ह्यूमन वैल्यूज नहीं थे, इन चीज़ों का वो बगावत करते थे। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि इस वीडियो का आखिरी सवाल है, यहाँ पर आपको बताना है कि एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है विश्व युद्ध के समय में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का क्या मतलब हुआ? अस्थाई सरकार जो है वो सेटअप की गई थी राजा महेंद्र प्रताप जी के द्वारा भारत से बाहर कहीं पर। किस देश में? जर्मनी में या इटली में या टर्की में या फिर अफगानिस्तान में, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। यहाँ पे राजा महेंद्र प्रताप जी के द्वारा एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट की शुरुआत की जाती है जिसके कि वो प्रेसिडेंट रहते हैं और ये एस्टेब्लिश होता है वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान। ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है इंडिया की वो एस्टेब्लिश की गई थी काबुल में, अफगानिस्तान की राजधानी में 1 दिसंबर 1915 को। और जो सेंट्रल पावर्स थे उनका सपोर्ट मिला हुआ था राजा महेंद्र प्रताप को। तो इस तरीके से टोटल हमने 20 क्वेश्चंस को देखा जो कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आने वाले आपके BPSC एग्जाम्स के लिए। ये सवाल डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, मैं इस तरीके की कोई गारंटी आपको नहीं दे रहा हूं कि यही सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके से अप्रोच लेना है, किन किन जगहों को पढ़ना है, किस तरीके के सवाल निकल के आते हैं, बुक्स एंड ऑथर से कैसे सवाल बनते हैं, क्या सब्जेक्ट मैटर से भी कभी पूछा गया है, बिल्कुल पूछा जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने टोटल 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपके मन में कोई दुविधा, कोई संकोच, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में किसी भी तरीके का संशय है या कोई कंफ्यूजन है तो आप बेहिचक इन नंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।